Today I am going to discuss about modern periodic table, modern periodic classification of element. Okay. In this, what we have to understand about a person Henry Moseley. सबसे पहले तो हमें यहाँ ये जानना है कि who was Henry Moseley and what was his contribution in chemistry. तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जो हेनरी मोसले थे इन्होंने ही कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर की बात करी. किसकी बात करी? कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर. इट मींस जो एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट था अबाउट द प्रोटॉन, चूंकि ये हमें जानना है और ये हमें भली भांति याद भी रखना है केमिस्ट्री में कि जो एटॉमिक नंबर सिंबल है ये रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से. और जेड के बारे में बताया हेनरी मोसले ने कि एवरी एटॉमिक नंबर इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन इट हैज इन देयर न्यूक्लियस. कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है. अब एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है कि why we are not insisting, why we are not saying about the electron की इलेक्ट्रॉन चूंकि एक फंडामेंटल पार्टिकल्स में है जो हर जगह पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, तो हम इलेक्ट्रॉन को जिम्मेदार क्यों नहीं मानते, इलेक्ट्रॉन को हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दे रहे हैं. तो ये भी समझना है हमें, क्योंकि हर जगह तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का ही रोल ज्यादा है रिएक्शन करने में, केमिकल फॉर्मूले बनाने में, केमिकल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी, हर जगह इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा हमें डिस्कस करनी पड़ती है. और इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ है अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में. लेकिन अगर हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं, उससे रिलेटेड हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो हमें यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हेनरी मोसले के अकॉर्डिंगली 1909 के आसपास हेनरी मोसले ने यह बात कही कि इलेक्ट्रॉन को हम वो जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो हमेशा बढ़ती घटती रहती है. एलिमेंट जो है वो कभी कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी एनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो इसका मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट कभी नहीं है किसी भी एलिमेंट के लिए. ठीक है, वो बढ़ घट सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट. लेकिन जो प्रोटॉन है वो कभी भी चेंज नहीं करता. प्रोटॉन की जो संख्या है न्यूक्लियस के अंदर वो हमेशा फिक्स्ड है. ये बात हमें ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए. और दिस इज द रीजन व्हाई प्रोटॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट वी कैन से कि जो प्रोटॉन है वही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटॉमिक नंबर से रिलेटेड. कोई भी अगर हम बात करते हैं तो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं. इट मींस द जेड इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर एंड जेड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो किसी भी एलिमेंट के पास है. यहां मैंने लिख दिया है कि अगर इसको समझाने का एक बेहतर तरीका यह भी है कि अगर हम एक्सक्यूज मी डिस्कस करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर 100 है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में टोटल 100 प्रोटॉन होंगे. अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 प्रोटॉन होगा. एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो उसमें 20 प्रोटॉन्स होंगे. मतलब जो भी एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का तो वो संख्या जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करती है, जो हमें हमेशा के लिए ध्यान में रखना है. उसके बाद बात आती है एटॉमिक मास की. हमारे पास एक फॉर्मूला है केमिस्ट्री में कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आइडेंटिफाई करने की अगर जरूरत पड़ती है, जो अक्सर पड़ती है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, क्लास 7th 8th ICSE बोर्ड के केमिस्ट्री के बुक में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की बात वहां से डिस्कस होना शुरू हो गया है. जबकि सीबीएसई में आप एनसीईआरटी क्लास 9 से आप ये चीजें पढ़ने लगते हैं. 11th में भी आपको ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में आता है केमिस्ट्री की बुक में. तो ये क्या है? A इज इक्वल्स टू P प्लस N, दैट इज एटॉमिक मास या मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. तो ये एक चीज और मैं यहां लिख दूं आपकी सहूलियत के लिए, E इज इक्वल्स टू P. मतलब अगर किसी भी एलिमेंट के पास प्रोटॉन अगर 10 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 10 है. लेकिन अगर वो आयनिक फॉर्म में है, ये चीज ध्यान में रखना है. मैंने क्या कहा? अगर कोई भी एलिमेंट आयनिक फॉर्म में है तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा. वो आयंस को ध्यान में रख के हम समझेंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, ताकि आप कैलकुलेट कर सके न्यूमेरिकल के उस पार्ट को कि अगर कोई एलिमेंट अगर गिवन है आयनिक फॉर्म में तो हाउ कैन यू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, एटॉमिक मास A इक्वल्स टू P प्लस N और इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन. यहां मैंने उन सभी सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर दिया है
ताकि आपको सहूलियत हो। वेयर ए इज एटॉमिक मास एंड समटाइम्स वी कैन से लाइक मास नंबर सॉरी मास नंबर है ना, वी कैन राइट दिस ऑल्सो एज वेल मास नंबर। ई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद बात आती है पीरियोडिसिटी की, है ना। ये 10th की एनसीईआरटी में भी है पढ़ना, 11th में भी पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के बारे में। पीरियोडिसिटी है क्या? तो ये एक किसी भी प्रॉपर्टीज का रेगुलर इंटरवल में चेंज होना है। क्या है ये? दैट इज अ चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज एट अ रेगुलर इंटरवल। मतलब ये कि अगर हम पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो व्हाट वी विल एबल टू अंडरस्टैंड इज देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच आर गोइंग टू चेंज एट अ रेगुलर इंटरवल। अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें, हर ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर हम ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ही डाउनवर्ड अगर मूव करते हैं ग्रुप में, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, जो हमारा बढ़ता है। जैसे ही अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं किसी भी ग्रुप में, तो वैलेंसी रिमेन्स सेम रहता है हर ग्रुप में। लेकिन अगर हम पीरियड में मूव करते हैं, हम इन सब की बात डिस्कस करेंगे फर्दर। हम बहुत ही तफ्तीश से इस चीज को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं पीरियोडिसिटी की, दैट इज व्हाट चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल। इट मींस ये एक ट्रेंड है किसी भी प्रॉपर्टीज का, चाहे आप वो एटॉमिक रेडियस लें, चाहे आप वो वैलेंसी लें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लें, मेटालिक कैरेक्टर लें, नॉन मेटालिक कैरेक्टर लें, आयनाइजेशन एंथैल्पी लें, आयनाइजेशन एनर्जी लें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लें। तो there are lots of chemical properties, there are lots of properties that can be related with the periodicity in terms of periodicity। जो क्लास 11th में मेनली पढ़ना है, क्लास 12th में मेनली पढ़ना है, तो इसको भी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे ताकि हम हर चीज को समझ सकें। फिलहाल हम चूंकि बात कर रहे हैं हेनरी मोसले की, हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक एक करके हम वहीं से पहले हम शुरू करते हैं ताकि हम चीजों को और बेहतर ढंग से समझ सकें। अब इसके बात आती है कि हेनरी मोसले ने अपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कहा कि इट हैज 18 वर्टिकल कॉलम। जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हैं, है ना, इट इज 18 इन नंबर। 1 काउंटिंग से शुरू होता है, फर्स्ट ग्रुप से लेके आप फर्दर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, और जो लास्ट का जो ग्रुप है वो हमारा 18th ग्रुप है, जिसको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, जिसको हम नोबल गैस के रूप में भी जानते हैं, बिकॉज उनकी वैलेंसी 0 है। और जो लास्ट वाला ग्रुप है एक्सट्रीमली राइट जो वर्टिकल कॉलम है, वो किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता है, इनर्ट एलिमेंट है, उसको हम 18th ग्रुप एलिमेंट। इट मींस वी हैव टोटल 18 वर्टिकल कॉलम in modern periodic table and these columns are called group। ये याद रखना है, ठीक है। vertical column is what group। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको याद करने में आसानी होगी, सुविधा होगी, ताकि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। तो so what is vertical column? vertical column is called group and then we have all group elements have a same valence electron। ये आई बात अब periodicity की शुरू हो गई। जैसे ही आप डिस्कस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो हर ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा, सेम होगा। हम उसकी भी बात अभी फर्दर करेंगे। तो देखिए, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड दीज कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। उसके बाद मैंने क्या कहा कि हर ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट है। यहां देखिए मैंने कुछ एलिमेंट्स को यहां रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, ये 13th ग्रुप एलिमेंट है, फिर 14th है एंड द लास्ट वन इज 18th ग्रुप एलिमेंट। अब अगर आप वैलेंसी को ध्यान से देखिए तो +1 +2 +3 +4, फिर हमारा है -3 -2 -1 0। मतलब अगर हम वैलेंसी की पीरियोडिसिटी अगर हम चेक करें लेफ्ट टू राइट अलग अलग ग्रुप में, तो हम क्या देख रहे हैं, पहले वैलेंसी जो है वो 1 to 4 इंक्रीज कर रहा है, और देन ये -3 -2 -1 0 ये घट रहा है। मतलब 1 से 4 पहले बढ़ेगा और फिर फर्दर 3 2 1 एंड 0 हो जाएगा। इसका मतलब यही हो गया कि जो वैलेंसी की जो पीरियोडिसिटी है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑल ग्रुप एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंसी, ये मैंने यहां इसीलिए मेंशन कर दिया है। क्यों है ये, आप जब एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब आप देखेंगे तो आपको वहां
समझ में आ जाएगा। देन वी हैव देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रूल्स। कितने हॉरिजॉन्टल रूल्स है? 1 2 3 4 5 6 और एक और है नीचे, है ना, वो मैंने नहीं लिया है क्योंकि वहां से फ्रांसियम शुरू होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो जो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए समझना, तो मैंने उसको लीव कर दिया है। अब आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, ग्रेजुअली आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करेंगे तो वो एक्सट्रीमली सॉरी, जो हमारा वर्टिकल कॉलम है वो ग्रुप है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो हमारा क्या है? पीरियड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर से नीचे ये जो आप देख रहे हैं +1 ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक, ये सभी वर्टिकल कॉलम्स हैं। मतलब ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबडियम, सीजियम और इसके नीचे फ्रांसियम होता है, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, ये हमारा सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम, ये हमारा जो एलिमेंट है वो कौन सा है? थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। एंड देन फर्दर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड फर्दर। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। एंड वी हैव 7 हॉरिजॉन्टल रोज। अब हम उस पीरियड की बात करें, हॉरिजॉन्टल रोज की बात करें, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रोज है उसमें 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सेकंड है उसमें हमारा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वो पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एक और चीज समझना है कि जब हम पीरियड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स जो हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ताकि वो अलग अलग पीरियड्स को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो अभी हम फिर इसको डिस्कस करते हैं आगे के पार्ट को। होप आप इसको कॉपी कर लें, नोट कर लें, ताकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नोट्स का काम करे। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे कि जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जब हम पीरियड्स की बात करते हैं, जो एक क्या है? हॉरिजॉन्टल रो है ना, हॉरिजॉन्टल रोज हैं। और दैट हॉरिजॉन्टल रोज व्हाट वी हैव, हाउ मेनी? वी हैव 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, तो आप जैसे ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कहां? लेफ्ट टू राइट। जैसे अगर हम आपको ऐसे अगर यहां दिखा दें कि जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फिर हमारा सेकेंड ग्रुप है, फिर हमारा 13th ग्रुप है, हम डी ब्लॉक एलिमेंट की भी बात नहीं करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ एक ही सेल है, जो हमारा लिथियम है उसके पास 2 सेल्स हैं, जो हमारा सोडियम है उसके पास 3 सेल्स हैं, जो हमारा पोटेशियम है इसके पास हमारे पास कितने हैं? पोटेशियम के पास 4 सेल हैं। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, एंड ग्रेजुअली हम मूव कर रहे हैं 18th ग्रुप तक। हम एक एक करके डिस्कस किसकी कर रहे हैं? पीरियड्स की। मतलब जब आप देखेंगे ये फर्स्ट पीरियड को, फिर आप देखेंगे सेकेंड पीरियड को, थर्ड पीरियड को, मतलब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ध्यान रखने की बात यह है। फिर है हमारा फोर्थ पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड इसीलिए है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही शेल है, के, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1। लिथियम है तो इसके पास क्या है? एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 3, तो इसके पास 2 शेल्स हो गए, के एंड एल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग 2 and 1 लिख रहे हैं। सोडियम है, इसके पास फिर 3 सेल्स हैं, के एल एम, और एटॉमिक जो नंबर है इसका 11 है सोडियम का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। फिर हमारे पास है पोटेशियम, इट हैज 4 डिफरेंट सेल, के एल एम एंड एन, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881। अब आप अगर ध्यान से देखिए, क्या एक इसमें यूनिक प्रॉपर्टीज हो रही है। इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हर ग्रुप में, ध्यान रखिएगा, मैं अभी पीरियड की बात नहीं कर रहा, मैं अभी आपको ग्रुप के बारे में बता रहा हूं। हर ग्रुप में अगर ये फर्स्ट ग्रुप है तो इसका मतलब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। तो सेकेंड ग्रुप में हमारा है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है, और भी आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर हमारा है कैल्शियम के बाद हो गया स्ट्रोंशियम, फिर हमारा है बेरियम, और फिर है हमारा रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बोला मैंने? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, अब इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं ताकि आपके लिए सुविधाजनक हो जाए। तो यहां पे हमारे कितने सेल्स हैं? 2 सेल्स हैं। ये हमारा 3 सेल है, ये हमारा 4 सेल है, फिर ग्रेजुअली 5 सेल्स हो जाएंगे, फिर 6 सेल्स हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं KLMNO, एंड ग्रेजुअली एक एक सेल जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 फिर हो जाएगा 282, फिर हो जाएगा 2882, एंड ग्रेजुअली फिर एक और सेल्स इन्वॉल्व होंगे। और फिर से वही कांस्टेंट बात, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। ये कौन सा ग्रुप एलिमेंट है? सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आप ग्रुप की बात करोगे तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा। जब आप पीरियड्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो हमेशा बढ़ती जा रही है। यहां पर मैंने 2 सेल्स दिखाए हैं, KL है, यहां KLM है, KLMN है, KLMNO है, फिर इसमें P इन्वॉल्व होगा, फिर Q एंड सो ऑन। तो दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड, कि जैसे जैसे आप पीरियड्स में मूव करते हो नीचे की तरफ, एक एक पीरियड्स को बढ़ाते हो, फर्स्ट में हो तो आपको एक ही सेल दिखेगा। अगर हमने आपको कहा कि एलिमेंट 5वें पीरियड में है तो आपके दिमाग में ये बात उसी समय क्लिक करनी चाहिए कि वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 5 अलग अलग सेल्स इन्वॉल्व हैं, 5 अलग अलग ऑर्बिट है, 5 अलग अलग एनर्जी लेवल है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो फर्स्ट पीरियड में है तो 1 सेल्स होंगे, 1 एनर्जी लेवल होगा, 1 ऑर्बिट होगा। अगर हमने कहा 7वें ग्रुप में है, 7वें पीरियड में है, तो इसका मतलब उसके पास 7 अलग अलग सेल्स होंगे। और दिस इज व्हाट द पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी एज वेल एज पीरियोडिसिटी ऑफ ग्रुप। ग्रुप में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ग्रुप में हर ग्रुप के एलिमेंट जो होंगे उन सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, उन सभी की वैलेंसी भी सेम होगी। जैसे जैसे हम पीरियड्स को चेक करेंगे तो हर पीरियड्स में ऊपर से नीचे, जब आप पीरियड्स में चेंज करोगे, आप पीरियड जब चेंज करोगे, ध्यान से रखिएगा, मैं ऊपर से नीचे कह रहा हूं क्यों? तो वहां वो ग्रुप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो है तो एक ही ग्रुप में, लेकिन जब अगर हम पीरियड के रेफरेंस में देखते हैं तो ये फर्स्ट पीरियड में है, ये सेकेंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में है, और ये फोर्थ पीरियड में है। तो हर पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो हेनरी मोसले ने दिया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वैलेंसी की पीरियोडिसिटी, एज वेल एज हमने डिस्कस किया जो मूव करने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इंक्रीज इन शेल और ऑर्बिट इन एवरी लेवल। जब भी आप किसी भी ग्रुप पे जाओगे, अगर आप इस ग्रुप में आ रहे हैं सेकंड ग्रुप में, तो यहां भी देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहां 2 सेल्स थे, यहां 3 सेल्स हैं, यहां 4 सेल्स हैं, फिर 5 हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो एटॉमिक रेडियस यहां भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, पीरियड की जब बात करेंगे कि सोडियम के बाद हमारा मैग्नीशियम है, फिर आगे हम बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो टिल हमारा लास्ट ग्रुप तक जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल का है वो चूंकि बढ़ रहा है, तो उसके कारण जो एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक रेडियस है, वो डिक्रीज करेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। हम इसको भी अभी डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज हम किसे कहते हैं, ताकि हम आपको बहुत क्लियर कट समझा सकें इस बात को कि व्हाई द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड। एंड ये तो मैंने बता ही दिया कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पीरियोडिसिटी। यहीं पे हम एटॉमिक साइज को भी कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं ग्रुप में, तो आप देखिए एटॉमिक जो रेडियस है, जो एटॉमिक साइज है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हर सेल्स जो है, हर पीरियड में एक एक सेल्स
जो है हमारा इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब हो गया कि जब हम एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो ग्रुप में ऊपर से नीचे। तो अब हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड, इसकी बात करेंगे। पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक साइज, जिसको हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। अब हमने ग्रुप तो भी अभी जस्ट समझाया आपको, हमने अभी ग्रुप में समझाया कि जैसे जैसे हम लेफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। मतलब यहां K था तो फिर दूसरा में KL हो गया, तीसरा में KLM हो गया, चौथे में KLMN हो गया, फिर K के बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा? L, फिर M, फिर N एंड देन O। और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम ग्रुप मतलब में ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ रही है। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है हमारा, फिर हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, फिर ठीक है हाइड्रोजन, लिथियम, फिर हमारा सोडियम है, फिर हमारा पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम कैसे है ये भी दिखा दूं मैं आपको। 2 8 8 1 ये हमारा सोडियम, 2 8 1 ये है हमारा लिथियम, तो ये हमारा हो गया 2 1 और ये हमारा है हाइड्रोजन। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास और एक ही शेल्फ भी है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये तो खैर क्लियर हो गया कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक साइज जो है वो हमारा क्या करता है? इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, जैसे अगर हम आपको बताएं जो हमारा लिथियम है, फिर हमारा बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, मतलब हम मूव कर रहे हैं। यहां अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाएं तो यहां क्या हो रहा है? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। देखिए 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। जो हमारा पेनल्टीमेट शेल है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पहले, मतलब वैलेंस शेल से पहले वाला, वो सब कांस्टेंट है। मतलब पहले शेल में, K शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा बाहरी इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आखिरी वाला, उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब एक चीज यहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? तो दैट चार्ज इज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब ये कि हर एक एलिमेंट में जो हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो अगर हम सिर्फ इस एक की वैल्यू को अगर हम इंक्लूड करें तो हम लिखते हैं E माइनस चार्ज है, यहां पे 2E माइनस चार्ज है, बोरॉन में 3E माइनस चार्ज है, कार्बन में 4E माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन में 5E एंड ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। मतलब ये कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है -1.6 इंटू 10⁻19, मतलब हमने E को ये चार्ज की वैल्यू ली है, तो क्या हो रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण जो आउटर मोस्ट शेल में जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज, कौन सा चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हायर क्लास में हम इसको ENC कह रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और आउटर मोस्ट शेल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच रही है। आउटर मोस्ट शेल को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण अपनी तरफ खींच रही है। इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो इन पीरियड जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज है, वो घटता जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन पीरियड एटॉमिक साइज decreases due to ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या हम सिंपली लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होता है? घटता है, जबकि पीरियड में एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है।
बढ़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इन मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, आसान हो गया होगा, ताकि हम पीरियोडिसिटी को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, चाहे वो वैलेंसी की पीरियोडिसिटी हो, चाहे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पीरियोडिसिटी हो, चाहे वो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की पीरियोडिसिटी हो, किसी भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। और खासकर मोस्टलेस के जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, उसमें हम इन सभी पीरियोडिसिटी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में ये रहता है और उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे और इसका फायदा आपको सबसे ज्यादा मिले। थैंक यू। So now we have to discuss periodicity of metallic character, है ना? क्या डिस्कस करना है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में, periodicity of metallic character। अब पहले तो हमें यह समझना है कि what is metallic character। क्या समझना है? What is metallic character। तो दो तीन चीजें मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि बेटा इसको आप बोलते रहिए, बीच बीच में आप रिवाइज करते रहिए। मेटल ऑलवेज फॉर्म कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्या कहा मैंने? मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कैटायन, मेटल ऑलवेज फॉर्म कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, जो हमारा मेटल है, मेटल ऑलवेज एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए कुछ बातें जब आप बोलते रहेंगे ना, तो वो चीज आपको हमेशा काम आएगा आपके एग्जाम पर्पस से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठोगे तो कुछ चीजें ना जब आप बार बार बोलते हो तो एक बार आपको आंसर वो क्लिक करेगा दिमाग में, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा समझना। क्या क्या लिखा मैंने? मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल्स ऑलवेज एक्ट metal always acts as reducing agent, and the third one is metals are electropositive in nature. Metals are electropositive in nature। अब बात तो यही है, ये वाली बात है। अगर आप ध्यान से देखें, अभी मैंने लिखवाया यहां पे कि मेटल जो है वो कैटायन बनाता है, तो ऑब्वियसली हम एलिमेंट्स के लिए एक टेक्निकल वर्ड भी कह देते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब ही वो मेटल है। क्या है? वो मेटल है। अब फिर उसके पीछे का कारण ये हो गया कि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और जब भी कोई आइसोलेटेड एटम, आइसोलेसिस गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो अपने ऊपर एक चार्ज क्रिएट करता है, एंड दैट चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। हम उसे भी देखेंगे पहले, इससे पहले कि हम लोग मेटालिक कैरेक्टर की पीरियोडिसिटी की बात करेंगे, हम उससे पहले थोड़ा इसको भी देख लें, तो पीछे की टॉपिक्स जो है वो थोड़ा रिवाइज हो जाएगी। जैसे हमने लिखा यहाँ M फॉर मेटल, और हमने क्या कहा कि ये एक मतलब कैटायन फॉर्म कर रहा है, तो हमने यहाँ पे कई तरह से हम इसको अलग अलग टीचर्स इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ाते हैं। मेरा ये पढ़ाने का तरीका है कि मेटल से आपने एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया तो ये क्या बना लेगा? M+। ठीक है, एक तो ये एक तरीका ये हो गया कि मेटल से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये M+ बना रहा है। या आप दिखाते हैं क्या कि जब एक मेटल कैटायनिक फॉर्म में है, तो इसका मतलब ही यही हो गया कि आपने मेटल्स के पास से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? निकाल दिया है। बात समझ आ रही? बात वही है, लेकिन इसको अलग अलग ढंग से लोग पढ़ाते हैं। एक तरीका हमारा ये भी है कि जो M है वो M+ बना रहा है क्योंकि आपने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। यही अगर हम इसको अगर हम 2+ लिखेंगे तो यहां हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। हम यहां अगर 3+ लिखेंगे तो यहां हम 3+ दिखाएंगे। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये M एक एलिमेंट सोडियम है, जैसे देखिए क्या कहा मैंने, सोडियम है,
और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 281। इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएगा 2 और 8, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है लूज किया है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूज हुआ। इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Na+ का, जो इसका कैटायनिक कंडीशन है सोडियम का आयनिक फॉर्म है, तो इट हैज 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात हमें बहुत बखूबी याद रखनी है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उस कैटायन या उस एनायन में, अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हैं ऐड करते हैं तो एनायन बनाएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कैटायन बनाएगा। तो जो रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली उसकी जो नंबर्स होंगे, उसकी जो संख्या होगी वो डिस्टर्ब होगी, ऑल्टर होगी। तो हम अब अपने मुद्दे पे आए, मेटेलिक कैरेक्टर की बात मैं कर रहा था, तो मैंने ये 3 चीजें लिखी। तो इसका मतलब सिंपल सा डेफिनेशन बन गया कि एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। क्या कहा मैंने? एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है वो उतना ज्यादा मेटेलिक होता है। अभी एक सवाल आ गया कि कोई भी एलिमेंट जो है हम कैसे जानेंगे कि वो उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना कंपैरेटिवली किसी दूसरी एलिमेंट से ज्यादा आसान है। तो इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि जो बच्चे यहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके साथ क्या एडवांटेज है देखिए भाई। वो बच्चे जो घर से आ रहे हैं पढ़ने कोचिंग, और वो बच्चे जो घर से बाहर रह रहे हैं हॉस्टलर्स हैं, तो उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो घर से दूर हैं, अपने मम्मी पापा से वो दूर रह रहे हैं, मतलब वो न्यूक्लियस से दूर है। तो वो जो जितना ज्यादा दूर है वो उतना इजीली कहीं भी जा सकता है। उसको अगर मूवी देखने का मन हो गया, उसको अगर मेट्रो में जाने का मन हो गया, उसको अगर कहीं भी घूमने की इच्छा हो गई, तो वो बिना किसी के परमिशन के वो इजीली बाहर जा सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल का न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी आसानी से लूज किया जा सकता है, उतनी आसानी से डोनेट किया जा सकता है। इट मींस जिस एलिमेंट का एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ज्यादा मेटेलिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बहुत इजीली लूज हो सकते हैं। फिर से समझिएगा, हम सिंपली एक चीज ये भी लिख सकते हैं, जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर है, मैंने क्या कहा, जो जितना दूर होगा, मतलब जो जिसका साइज जितना बड़ा होगा मेटेलिक कैरेक्टर उसका उतना ज्यादा आसान होगा उसके लिए लूज करना। तो हम यहां सिंपली लिख सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। ठीक है, मतलब एटॉमिक साइज अगर छोटा है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है, और अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो उतना ज्यादा बड़ा होगा। और ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना भी और इसको याद करना भी। सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। सो मैं क्या बता रहा था कि जब हम मेटेलिक कैरेक्टर को उसके एटॉमिक साइज से, एटॉमिक रेडियस से रिलेट करते हैं, तो स्मॉलर द एटॉमिक रेडियस लेसर विल बी द मेटेलिक कैरेक्टर, लार्जर द एटॉमिक रेडियस मोर विल बी द मेटेलिक कैरेक्टर। अब जरा हम इसको समझें ऐसे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक ना। अब लिथियम में 2 सेल्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए एक बेहतर तरीका होगा आपको समझने के लिए, ये 3 है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे सेल में हमने यहां 8 इलेक्ट्रॉन दिखाया, ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह पोटेशियम के लिए हमने यहाँ चौथा सेल्स, मैं अभी सब में नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आखिरी में दिखा रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा इसको आपको समझा सकूँ, या मैं बना ही देता हूँ ताकि बच्चों को डाउट ना रहे किसी भी तरह का। 2 हो गया, फिर हमारा ये 8 हो गया, फिर से हम 8 बनाएंगे, है ना, फिर से हम 8 बनाएंगे, ये 8 डॉट्स बना दिए। ये तो आपको उम्मीद है पता ही होगा कि दिस इज द वे हाउ यू कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा हो गया 2 8 8 1, ये हो गया हमारा 2 8 1, और ये हमारा हो गया 2 1। तो आप अगर ध्यान से देखिए, ये जो हमारा डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल का, मतलब ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से
सबसे ज्यादा दूर कौन है? ये इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम एटॉमिक साइज के ऑर्डर को अगर हम अरेंज करें, है ना, तो जो एटॉमिक साइज है वो सबसे ज्यादा पोटेशियम का, फिर सोडियम का और फिर लिथियम का है, ठीक ना। तो इसका मतलब जो मेटेलिक कैरेक्टर भी जो होगा हमारा, जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसमें भी सेम ऑर्डर जाएगा, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। क्योंकि ये जो पोटेशियम है ये घर से बहुत दूर है, न्यूक्लियस से दूर है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर सकता है, बहुत इजीली वो कैटायन फॉर्म कर सकता है, तो इसीलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो गया। लेकिन जब हम पीरियड की बात करेंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है। देखिए एक और एक आसान तरीका है कि आपने अगर ग्रुप में याद कर लिया कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में बढ़ता है, तो आपने देखा एटॉमिक रेडियस पीरियड में घट रहा है। आपने देखा मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होगा मेटेलिक कैरेक्टर जो हमारा पीरियड है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वहां वो घटेगा। रीजन भी सेम है कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है क्योंकि एटॉमिक साइज घट रहा है। तो दोनों ही चीजें हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है हमारा वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। मैं यहां पीरियोडिसिटी लिख दे रहा हूं, इन ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर increases downward due to increase in atomic size, ठीक ना। और वही अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो इन पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर decreases from left to right, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होगा? डिक्रीज करेगा और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। एंड दिस इज व्हाट द पीरियोडिसिटी ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसी तरह हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से मेटेलिक कैरेक्टर अगर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जस्ट अपोजिट होता है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये जो 3 लाइनें लिखी मैंने मेटल्स के लिए लिखा, कैटायन फॉर्म करता है, तो हम अब यहां क्या लिखेंगे? नॉन मेटल ऑलवेज फॉर्म अनायन, नेगेटिव चार्ज, अनायन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर and non-metals have tendency to gain electron. So this is what the properties of or periodicity of metallic character. फिर अभी हम डिस्कस करते हैं properties periodicity of non-metallic character. तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे periodicity of non-metallic character. Non-metal always form anion. क्या बनाएगा? अभी बताया मैंने, anion by accepting oblique gaining electron, मतलब जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एंड नॉन मेटल्स ऑलवेज एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। हमने किसके लिए कहा था? मेटल के लिए। अब यहां हम लोग लिखेंगे oxidizing agent, and the third property will be non-metals are electronegative in nature, ठीक है। अब सिंपली वो सारी चीजें अपोजिट होंगी। इन ग्रुप जो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, इन ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? अब कैसे करेगा ये अभी मैं डिस्कस करता हूं। डिक्रीजेस डाउनवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब यहां मैं लिख दूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के। और एक दूसरा हमारा कंडीशन है, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव
निगेटिविटी का, किसका? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। अब मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने आपसे बताया कि जो मेटल है, ऑब्वियस ही बात हो गई कि मेटल की प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के बिल्कुल अलग होगी, अपोजिट होगी। मेटल अगर कैटायन बना रहा है तो नॉन मेटल क्या बनाएगा? अनायन। मेटल अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो नॉन मेटल क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, मेटल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं अगर आपको पता है तो आप अगर उसके अपोजिट अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया आप नॉन मेटल्स के बारे में लिख रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर अबाउट बोथ ऑफ द थिंग्स। ठीक है, आपने एक को अच्छे से समझ लिया है तो दूसरा आप खुद ब खुद लिख सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन वही अगर आप दोनों याद करने की कोशिश करेंगे, आप दोनों को समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज होंगी दिमाग में काउंटरफीट होने की, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट होने की प्रॉपर्टीज की। कभी आपको लगेगा नहीं ये मेटल का कैरेक्टर है, नहीं ये नॉन मेटल का कैरेक्टर है। तो इट्स बेटर टू जस्ट अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे ढंग से आप उसको समझिए सिर्फ एक प्रॉपर्टीज। आपको अगर मेटल्स पसंद है तो आप मेटल को पढ़िए अच्छे ढंग से, आपको अगर नॉन मेटल पसंद है तो आप सिर्फ नॉन मेटल्स को ही पढ़िए। मेरी बात उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। मेरा एक ही चीज ध्येय रहता है, मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए। केमिस्ट्री अच्छी है तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। केमिस्ट्री वर्ड ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। आपने केमिस्ट्री बोला नहीं कि एक दिमाग में एक हलचल सी पैदा होती है, चाहे वो प्यार की केमिस्ट्री हो, चाहे वो पढ़ाई की केमिस्ट्री हो, चाहे वो जिंदगी की केमिस्ट्री हो, चाहे वो दोस्तों की केमिस्ट्री हो। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री को बिल्कुल उसी केमिस्ट्री की तरह लेंगे जो आप अपनी जिंदगी में महसूस करते रहते हैं। ठीक है, तो व्हाट्स अबाउट द नॉन मेटल कैरेक्टर? नॉन मेटल ऑलवेज फॉर्म्स अनायन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब जरा इसको समझें। अगर कोई एक एलिमेंट ए है, इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो एक अनायन फॉर्म करेगा। इसी तरह से आपने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो वो डाइवेलेंट अनायन बना लेगा। क्या बना लेगा? डाइवेलेंट अनायन। अगर आपने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिए, है ना, तो ये ट्राइवेलेंट अनायन बना लेगा। तो दिस इज हाउ द एलिमेंट फॉर्म्स cation or anion on the basis of whether it gains electron or it loses electron। अब एक चीज और जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है फ्लोरीन, आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन गया क्या? फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया आपने, ये बना लेगा फ्लोराइड। इसके पास इलेक्ट्रॉन थे टोटल 9, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल 10। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का पार्ट है, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8 वाला 26, आपने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बना देगा ऑक्साइड और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। आपके पास अगर है क्लोरीन 287, आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो जाएगा क्लोराइड और इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा 288। तो अगर आप ध्यान से देखिए, कोई भी अनायन अगर है, क्या है? अनायन। मैं लिख दे रहा हूं अनायन। तो अनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रल एटम से हमेशा ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। अनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रल एटम के कंपैरेटिवली क्या होता है? ज्यादा होता है। ये आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है। वही अगर हम कैटायन की बात करें तो ऑब्वियसली कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रल एटम के कंपैरेटिवली कम होंगी, ये याद रखना है। क्योंकि कैटायन में इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, अनायन में इलेक्ट्रॉन लिया गया है, गेन किया गया है। तो दिस इज व्हाट द बेसिक क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड वेदर समथिंग इज मेटल और समथिंग इज नॉन मेटल। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मेटल फॉर्म कैटायन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल फॉर्म्स अनायन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है? हमें पढ़नी है बात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है ना? क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखिए निगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो कॉन्सेप्ट है उसका सिंपल से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचा गया है, लिया गया है, गेन किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन हम इसको केमिस्ट्री की भाषा में हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है
इट इज एन एबिलिटी टू पुल द शेयर्ड और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने वाला है वो पेयर जब अपनी तरफ खींचता है और तब वो एक बॉन्ड फॉर्म करता है, तो दैट एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से खींच रहा है अपनी तरफ, उसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के नाम से जानते हैं। तो सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इट इज एन एबिलिटी टू पुल द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को समझने का कि हमारा जो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है ना, ये ऑर्डर में है। अगर आप ध्यान से देखिए एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 है ना। 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप एलिमेंट, 16th ग्रुप एंड 17th ग्रुप एलिमेंट। एक चीज और क्या याद रखना है आपको, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है En है, ये एक प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। मुलिकन्स ने कई सारे कॉन्सेप्ट दिए थे जिसमें आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, मतलब वो एक फिक्स वैल्यू है। जैसे एटॉमिक नंबर फिक्स है किसी भी एलिमेंट का ना, तो बिल्कुल हर एलिमेंट का, खास के नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो हमेशा फिक्स्ड है। वो एक कैलकुलेटेड, प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं जो कभी भी बदलती नहीं है, कभी भी चेंज नहीं होती हैं। और कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे मैंने यहां 5 में लिख रहा हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर में है, 2.0, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू है इन एलिमेंट्स का। और साथ में मैं एक हाइड्रोजन का भी लिख दूं, इसकी वैल्यू है 2.1। तो आपको क्या याद रखना है एक चीज और, जो फ्लोरीन है इसको हम मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये एक जनरल नॉलेज का सवाल हो गया। आईसीएस, पीसीएस, आईएएस के एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है और उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 4 है। दूसरी चीज आप एक चीज ये भी देखिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इट इंक्रीजेस। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है तो मैंने अभी अभी यहां मेंशन किया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का। किसका? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज वेल एज डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। यहां देखिए ध्यान से, यहां नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब ये अगर कम है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। और अगर ये ज्यादा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? कम है। तो ये ध्यान में हमें रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मोस्टली जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ही कंसीडर करते हैं। और अगर आप एक चीज और समझिए, हर ग्रुप में ये जो 4-5 एलिमेंट्स मैंने यहां लिखे हैं ये सबसे ऊपर का एलिमेंट है। तो जब हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज करेगा डिक्रीजेस इन द ग्रुप। ये हमें समझना है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ग्रुप में घटता है, इसीलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। पीरियड में बढ़ रहा है, इसीलिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। दिस इज अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी, periodicity of atomic size, periodicity of metallic character, and this slide shows you the periodicity of non-metallic character। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। जो भी डाउट अगर आपको दिखे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। किसी भी तरह का अगर सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालें। कोई भी कंफ्यूजन हो उसे आप मेंशन करें ताकि मैं उसको आपको सॉल्व कर दूं टाइम रहते ही। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के साथ कनेक्ट रहूं, आपके डाउट्स को क्लियर करूं। तो आप अगर कमेंट में अगर कोई डाउट रहे तो आप मेंशन करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको उसका आंसर यथाशीघ्र मिलेगा। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉस्पेरस लाइफ एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।